मैं शिव कुमार मंडल JRS कॉलेज जमालपुर मुंगेर से ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में स्नातक पार्ट 2 हिंदी ऑनर्स के छात्र छात्राओं के लिए आज का विषय रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस वर्ग में मैं रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालूंगा। हिंदी साहित्य का रीति काव्य संवत 1700 से 1900 तक के काल में रचा गया। इस काल में भारत में सामंती वातावरण फैला हुआ था और सामंती वातावरण में ही रीति काव्य की रचना की गई थी। राजनीति की दृष्टि से यह युग घोर अधःपतन का और सामाजिक दृष्टि से विलासिता एवं उपेक्षा का युग था। 200 वर्षों तक जिस तरह की कविता लिखी जाती रही वह दरबारी संस्कृति और सामंती भोग विलास का ही प्रतिबिंब है। असल में संवत 1700 से 1900 तक की भारतीय राजनीति सुंदरियों के नुपुर से निकलकर सुरा के प्याले में डूबती रही। इस समय का सामाजिक चिंतन रूढ़ और परंपरागत हो गया था। फलस्वरूप समाज के किसी भी वृत्त पर नए चिंतन का कोई भी कल्प नहीं फूट सका। यही कारण है कि इस युग में रचा गया साहित्य भी राजनीतिक और सामाजिक पतन के अनुसार ही विलासिता में डूबा रहा। इन 200 वर्षों में ही रचे गए साहित्य को हम रीतिकाव्य कहते हैं। कई कारणों से रीतिकाव्य हमारे साहित्य में उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता रहा। रीतिकाव्य की कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिनके कारण यह अपने पूर्व और बाद के साहित्य से बिल्कुल भिन्न हो गया। इस साहित्य का एकांगी जीवन दर्शन और रूढ़िबद्ध रचना कौशल आलोचना का विषय अवश्य माना जाता है, किंतु कलात्मक उपलब्धि की दृष्टि से रीतिकाव्य हिंदी के किसी साहित्यिक आंदोलन से घटकर नहीं है। यहाँ हमारा मुख्य प्रतिपाद हिंदी रीतिकाव्य की उन प्रवृत्तियों पर विचार करना है जिनके कारण यह साहित्य अन्य कालखंडों के साहित्य से भिन्न माना जाता है। अब हम रीतिकाव्य की मुख्य प्रवृत्तियों पर विचार करेंगे। रीतिकाव्य की पहली प्रवृत्ति है वह है श्रृंगारिकता। हिंदी रीतिकाव्य का मुख्य प्रतिपाद्य श्रृंगार वर्णन रहा है। जिस सामंती वातावरण और दरबारी संस्कृति में रीतिकाव्य की रचना हो रही थी वह इन साहित्य के अनुकूल था। कहना यह चाहिए कि वह वातावरण ही रीतिकाव्य का प्रेरक तत्व था। रीतिकालीन श्रृंगार भावना का विश्लेषण करते हुए हिंदी साहित्य के आलोचक डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, सांचा चाहे जैसी भी हो उसमें ढाली गई है श्रृंगारिकता ही। इस श्रृंगारिकता की अभिव्यक्ति में रीतिकालीन कवियों ने किसी प्रकार से संकोच नहीं किया। इसलिए उसकी श्रृंगारिकता में अप्राकृतिक गोपन अथवा दमन से उत्पन्न ग्रंथियां नहीं हैं, न वासना के उन्नयन अथवा प्रेम को अतीन्द्रिय रूप देने का अनुचित प्रयत्न है। जीवन की वृत्तियां उच्चतर सामाजिक जीवन से चाहे वंचित रही हो, परंतु श्रृंगारिकता की कुंठाओं से ये मुक्त थी। इसी कारण इस युग की श्रृंगारिकता में मानसिक छलना नहीं है। इस काल की रंजित धारा में कवि अपनी सरस्वती को पूरी तरह डुबो चुके थे। इसीलिए वे नायिका के मानसिक उल्लास का वर्णन करते हुए खुले रूप से यह कह सके कि काम झूले उड़मे उरोजनी में दाम झूले, श्याम झूले प्यारी की अनियारी अखियन में। रीतिकाल में श्रृंगार का देवता आसन बनाकर इस तरह बैठ चुके थे कि हिंदी साहित्य के अनेक इतिहासकारों ने इस युग का नाम ही श्रृंगार काल रखना पसंद किया। रीतिकाल की श्रृंगारिकता कैसी थी इसका विश्लेषण करते हुए डॉक्टर भगीरथ मिश्र लिखते हैं, श्रृंगारिकता के प्रति उसका दृष्टिकोण मुख्यतः भोग परक था, अतः वे प्रेम के उच्चतर सोपानों की ओर नहीं जा सके। प्रेम की
अनन्यता, एक निष्ठता, त्याग, तपस्या आदि उदात्त पक्ष भी उनकी दृष्टि में बहुत कम आए। उसका विकासोन्मुखी जीवन और दर्शन सामान्य प्रेम था। श्रृंगार के बाह्य पक्ष शारीरिक आकर्षण तक ही सीमित रहकर रूप को मादक बनाने वाला उपकरण जुटाता रहा। निष्कर्षतः यह कि संपूर्ण रीति साहित्य मुख्य रूप से श्रृंगार की ही उपासना करता रहा और उपासना में वासना विलास की ऐसी आंधी थी कि प्रेम का अस्तित्व ही नहीं रहा। प्रेम आत्मा की गहराई में उतरकर किसी दिव्य काव्य की सृष्टि भी करता है, वहां तक रीतिकालीन कवियों की दृष्टि नहीं जा सकती थी। स्पष्टतः हिंदी रीति काव्य की प्रवृत्ति श्रृंगारिकता ही। इस प्रकार हमने इस विवेचना में देखा कि रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्ति है श्रृंगारिकता, इसलिए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसी प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर इसका नामकरण ही श्रृंगार काल कर दिया था। अब दूसरी प्रवृत्ति है, वह है संकुचित जीवन दर्शन। रीतिकालीन कवियों के अनुराग रंजित जीवन में कोई स्वस्थ दर्शन नहीं आ सका। उन्होंने नारी सौंदर्य के इर्द गिर्द जिस वासना एवं विलासिता का गद्य रचा था, वह उनके एकांगी दृष्टिकोण का परिचायक है। नारी के और भी रूप हो सकते हैं, इसकी ओर उनका ध्यान भी नहीं गया। रीतिकाल के काव्य में माता, देवी, गृहिणी, बहन, बेटी, नारी के किसी भी व्यक्तित्व का वर्णन नहीं मिलता है। इस युग के कवियों ने नारी के सिर्फ कामनी रूप को ही अपनी कविता का विषय बनाया। इस कामनी के रूप पर न्योछावर होने वाले रीतिकालीन कवियों ने ऐसे श्रृंगार काव्य की रचना कर दी जो अभूतपूर्व ही नहीं, उनकी दृष्टि संकीर्णता का भी परिचायक है। इस संबंध में डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने लिखा है कि ऐसा लगता है कि रीति कविता का रचयिता वसंत और यौवन का कवि है। जीवन का उमड़ता हुआ सुघर रूप ही उन्हें प्रिय है। पतझड़, संघर्ष और विनाश संभवतः स्वतः उनके जीवन में इतने घोर रूप में विद्यमान था कि कवि उन्हें अपने काव्य में उतरकर निराशा और निवृत्ति की भावना जगाना नहीं चाहता था। वह तो फूलते फलते जीवन का भ्रमर है। उनके जीवन का एक ही स्वरूप लिया, एक ही पक्ष लिया। यही इस धारा के कवियों की संकीर्णता रही। मतलब यह कि रीतिकालीन कवियों का जीवन दर्शन एकांगी एवं पूर्ण था, इसलिए उन्होंने नारी के सामाजिक महत्व की उपेक्षा कर दी। वे तो तीर्थ और व्रत की झलक भी नारी के कामनी रूप में ही पा लेते थे। तभी तो बिहारी ने कहा, तजी तीरथ हरि राधिका तन दुति करु अनुराग। जब नारी के यौवन उन्माद में ही प्रयाग जैसा तीर्थधाम दिखाई पड़ गया तो उसकी धार्मिक चेतना कैसी होगी, इस संबंध में अलग से कुछ कहना व्यर्थ ही है। हाँ, इतना अवश्य कह देना चाहिए कि रीतिकालीन कवियों की श्रृंगारिकता उनकी रुग्ण भावना का परिणाम थी। वे इसी एकांगिकता के कारण नारी जाति के सामान्य स्वरूप की उपेक्षा करते हैं। रीतिकालीन कवियों के यहाँ लाल की बतरस मिल जाती है, कामनी के भोग की कटीली अदा ही दिखाई पड़ जाती है, परंतु उनकी समस्त शक्ति लगाकर भी वे नारी के अंतरात्मा तक पहुंचते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि रीति काव्य की जो एक प्रवृत्ति है वह है एकांगी जीवन दर्शन। अब तीसरी प्रवृत्ति है रीतिकाल की, वह है आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति। रीतिकालीन जितने भी प्रमुख कवि हुए हैं वे सभी आचार्य के आसन पर प्रतिष्ठित होने के लिए ललायित रहते थे। इस युग के कवियों को इतिहासकारों ने रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त तीन वर्गों में बांटा है। रीतिबद्ध कवियों ने तो नियमानुसार पहले आचार्यत्व निरूपण किया और तब कवित्व शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन रीति सिद्ध कवि भी उनसे पीछे नहीं रहे। वे भी किसी न किसी रूप में काव्य शास्त्र के पचड़े में पड़े रहे। उनकी रचना बता देती है कि उन्हें काव्य शास्त्र का पूरा बोध था, पर वे अपनी कविता शास्त्रीय सांचे में ही डाल रहे थे। बिहारी लाल ने
आचार्यत्व निरूपण के लिए अलग से कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, परंतु उनकी सतसई शास्त्रीय सांचे में ही ढाली हुई है और रीतिमुक्त कवियों के अवचेतन मानस में भी आचार्यत्व की चेतना मिल जाती है। इसका एक बुरा परिणाम यह हुआ कि इन कवियों के व्यक्तित्व खंडित हो गए और ये न पूर्ण आचार्य बन सके न साहेब रहे कवि। इसलिए रीतिकाल की एक प्रमुख प्रवृत्ति आचार्यत्व निरूपण की प्रवृत्ति है, परंतु इसके लिए दोषी उस युग का कवि नहीं बल्कि संपूर्ण युग का ही है। कवि तो युग और समाज की अनुभूतियों को व्यक्त करने वाला माध्यम होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीतिकाल की एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में ये आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति रही है। अगली प्रवृत्ति, चौथी प्रवृत्ति है अलंकार की प्रवृत्ति। जिस कालखंड में हिंदी रीतिकाल की रचना हो रही थी वह चमत्कार प्रदर्शन और रसिकता का युग था। एक तो मुगलिया संस्कृति की कृत्रिम चमक दमक और इसकी ओर अलंकार शास्त्र की रूढ़िबद्ध परंपरा, इन दोनों के प्रभाव में आकर रीतिकालीन कवियों ने अपनी कविता कामनी को अलंकारों के बोझ से निर्बल बना दिया। यह भी निर्विवाद है कि अलंकार की जो प्रवृत्ति तत्कालीन सभ्यता और संस्कृति में व्याप्त थी उसने ही रीति काव्य को भी प्रभावित किया। इस प्रभाव से प्रेरित कवि केशव दास ने काव्य में अलंकार को महत्व देते हुए घोषणा कर दी थी कि जाति सुजात सुलक्षणी सुबिरन सरस सुवृत भूषण विनुन विराजई कविता वनिता वृत। केशव ने काव्य में अलंकारों का जो सैद्धांतिक महत्व प्रतिपादित किया उसका विनियोग भी उन्होंने अपने रामचरित्रिका में अच्छी तरह किया है। रीतिबद्ध परंपरा से अलग कवि बिहारी लाल थे, उनमें भी अलंकार के प्रति अतिशय आग्रह दिखाई पड़ता है। उनके एक एक दोहे में कई अलंकार जुड़े हुए हैं। उदाहरण के रूप में एक दोहा को लिया जा सकता है, तंत्री नाद कवित रस सरस रास रतिरंग अनबूढ़े बूढ़े तरे ये बूढ़े सब अंग। इस दोहे में अनेक अलंकार का एक साथ प्रयोग हुआ है। मतलब यह कि अलंकारों की डोली में बैठी हुई कविता कामनी बिहारी लाल के यहाँ चमत्कार प्रदर्शन की वस्तु बन गई। कहीं तो उन्होंने आधारहीन अलंकारों की योजना कर दी। ऐसे ही अलंकार योजना देखकर आचार्य शुक्ल ने बिहारी लाल के अनेक दोहों को वाग वैचित्र्य का उदाहरण मात्र कह दिया है। जो भी हो, रीति काव्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति अलंकार प्रदर्शन की रही है। केशव हो या भूषण, मतिराम हो या पद्माकर, बिहारी लाल हो या गणानंद, सब में अलंकरण की यह प्रवृत्ति किसी न किसी मात्रा में अवश्य मौजूद है। असल में सामाजिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियां ही कृत्रिमता की ओर भाग रही थी। दिन भर भीख मांगने वाला फकीर भी शाम को अपनी भिक्षा बेचकर इत्र खरीद लिया करते थे। ऐसी अराजकता वाले युग में काव्य कला का अलंकृत हो जाना स्वाभाविक था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीति काव्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में अलंकार प्रवृत्ति रही है। पांचवी प्रवृत्ति है भक्ति और नीति की प्रवृत्ति। यह तो सर्वविदित तथ्य है कि मनुष्य जब किसी क्षेत्र में अति कर देता है तो उसका मनोविज्ञान विपरीत दिशा में दौड़ना चाहता है, मगर उसकी यह चाल सफल नहीं हो पाती क्योंकि वह तो स्वनिर्मित जाल में फंसा रहता है। रीतिकाल का साहित्य यहाँ से वहां तक कूच कटाक्ष की अनुराग रंजित त्रिवेणी में डूब चुका था। श्रृंगार के इस घाट पर वासना और विलासिता के दीप जलते थे, यौवन और मस्ती की आरती उतारी जाती थी और नारी के सौंदर्य का योग लगाया जाता था। इस अतिशय श्रृंगारिकता से घबराकर बीच बीच में रीतिकालीन कवि भक्ति एवं नीति के स्फुट दोहे भी रच लेते थे, परंतु भक्ति और नीति से समन्वित उनके स्फुट दोहे उनकी मूल प्रवृत्ति का परिचायक नहीं हो सकते। वे तो मात्र श्रृंगार की अतिशयता से घबराकर अपना स्वाद बदलने के लिए ही ऐसे दोहों की
रचना करते थे। इसीलिए उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि आगे के सुकवि रिझी हैं तो कविताई, न तो राधा गोविंद सुमिरन को बहानो है। स्पष्ट है कि वे स्वयं अपनी भक्ति को बहाना मानते थे। उनकी भक्ति भावना की इस चादर के नीचे श्रृंगार का देवता ही खिलखिला रहा था। इस संबंध में डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि यह भक्ति भी उनकी श्रृंगारिकता का अंग थी। जीवन की अतिशय श्रृंगारिकता से जब ये लोग घबरा उठते होंगे तो राधा कृष्ण का यही अनुराग उनके धर्म निरूपण को आश्वासन देता होगा। इस प्रकार रीतिकालीन भक्ति एक और सामाजिक कवच और दूसरी ओर की भूमि में इसकी रक्षा करती थी। भौतिक रस की उपासना करते हुए उनके विलासी और जर्जर मन में इतना भौतिक बल नहीं था कि वे भक्ति रस में अनास्था प्रकट करते उनका सैद्धांतिक निषेध करते। डॉक्टर नगेंद्र के इस उदाहरण से और भी स्पष्ट हो जाता है कि भक्ति भावना की एकमात्र कवच थी, परंतु इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस युग के भक्ति और नीति के प्रति भी थोड़ा बहुत झुकाव था। इसलिए भी हम रीतिकाल की एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में भक्ति और नीति को भी मानते हैं। अगली प्रवृत्ति है काव्य रूप। बद्ध की दृष्टि से आचार्यों ने काव्य के प्रबंध और मुक्तक दो भेद माने हैं। रीतिकालीन कवियों के प्रबंध रूप को छोड़कर अपनी रचना के लिए मुक्तक शैली ही अपनाई। इस संपूर्ण युग में एकाध अपवाद को छोड़कर कहीं किसी प्रबंध काव्य की रचना नहीं हुई। वह अपवाद भी केशव दास ही हो सकते हैं। रीतिकाल में कोई दूसरा प्रबंध काव्य नहीं मिलता। इसका भी कारण है पंडित रामचंद्र शुक्ल ने मुक्तक काव्य को विभिन्न प्रकार के फूलों से सजा सजाया गुलदस्ता माना है और प्रबंध काव्य को विस्तृत वनस्थली। गुलदस्ते में अनेक रंग और सुगंध के फूल सजे रहते हैं जो विलास वृक्ष को मदमस्त कर डालते हैं, परंतु उनमें कहीं से कोई जीवनी शक्ति नहीं रहती। रीतिकालीन कवि तो इसी मादकता के पुजारी थे। दूसरे शब्दों में वे रंग प्रेमी एवं गंधजीवी थे। इसलिए अपनी काव्य भारती को मुक्तकों के गुलदस्ते में सजाया। फलस्वरूप संपूर्ण रीति काव्य मुक्तक शैली की रचना से भरा पूरा है। इस युग के काव्य साहित्य का 15 आना कलेवर, कवित्व, सवैया और दोहे जैसे छंदों से निर्मित हुआ है। ये छंद रीतिकालीन कवियों की प्रकृति और विषय वस्तु दोनों के अनुकूल पड़ते थे। इस युग के कवि जीवन की विस्तृत वनस्थली में जाने से घबराते थे, इसलिए उनके प्रबंध काव्य की रचना नहीं हो सकी। इस प्रकार हमने देखा कि इस काल में मुक्तक की ही प्रधानता रही। प्रबंध काव्य भी रचे गए लेकिन उसकी संख्या बहुत कम है। अगली प्रवृत्ति 7वीं प्रवृत्ति है रीतिकाल की, वह है वीर रस की अभिव्यक्ति। यह ठीक है कि रीतिकाल श्रृंगारिकता और विलासिता का युग था, परंतु भक्ति और नीति की तरह इस युग में श्रृंगार के साथ साथ वीर रस की भी क्षीण अभिव्यक्ति हुई। भूषण, लाल, पद्माकर और सूदन वीर रस की थोड़ी बहुत कविता लिखने वाले रीतिकाल के गिने चुने कवि हैं, परंतु उनकी वीरता भी आरोपित प्रतीत होती है। इन कवियों के वीर काव्य में संकुचित राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति हुई है। इसीलिए भूषण द्वारा रची गई शिव वावनी पर लोग सांप्रदायिक चेतना का आरोप लगाते हैं। यह ठीक है कि रीतिकाल में जिस वीर काव्य की रचना हुई उसका फलक छोटा है और चेतना संकुचित, परंतु एक प्रवृत्ति के रूप में यह वीरता रीतिकाल के श्रृंगार कानून से झांकती जरूर है। इस प्रकार छिटपुट वीर रस प्रधान रचना को भी यहाँ पर स्थान मिला है। और अगली प्रवृत्ति है नारी के प्रति हीन दृष्टिकोण। रीतिकालीन कवियों ने नारी जाति की जो उपेक्षा की है वह इसका सबसे बड़ा दोष बन गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि संपूर्ण रीति काव्य की रचना का केंद्र बिंदु नारी ही है, फिर भी किसी कवि ने इसे सामाजिक महत्व प्रदान नहीं किया। रीति काव्य में नारी के सौंदर्य,
यौवन, मादक, तिरछी अदा, सभी रीतिकालीन कवि नारी के बाह्य सौंदर्य से ही घुल मिल गए थे। भक्ति काल में पूजे जाने वाले राधा और कृष्ण इस युग में स्वच्छंद प्रेम के सामान्य नायक नायिका बन गए और उनके माध्यम से रीतिकालीन कवियों ने अपनी अपनी अतृप्त वासना की क्षतिपूर्ति की। संपूर्ण रीतिकाल में नारी के सामाजिक और उपयोगी व्यक्तित्व का उद्घाटन किसी भी कवि ने नहीं किया। इसलिए रीतिकाल की एक प्रभाव प्रवृत्ति नारी के सामान्य रूप की उपेक्षा भी है। अगली प्रवृत्ति है रीतिकाल की, वह है प्रकृति चित्रण। रीतिकाल में नारी की तरह प्रकृति भी उपेक्षित रह गई। असल में जीवन की कृत्रिमता ने इस युग में कवि और कलाकार को इस तरह जकड़ लिया था कि वे महलों और राज दरबारों के मादक वातावरण से बाहर निकलकर प्रकृति के खुली गोद में जाने का साहस ही नहीं कर पाए। यही कारण है कि रीतिकाव्य में प्रकृति बहुत संक्षिप्त एवं उपेक्षित रूप लेकर आई है। ध्यान देने की चीज यह है कि रीतिकाव्य में प्रकृति का जो थोड़ा बहुत वर्णन मिलता भी है वह पृष्ठभूमि एवं उद्दीपन के रूप में ही, आलम्बन रूप में कहीं नहीं। और अंत में इसके अभिव्यक्ति पक्ष या भाषा पक्ष को लें तो इस काल के काव्य की जो भाषा रही है वो है ब्रज भाषा का प्रयोग, और यह रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति है। रीतिकाल के सभी कवियों ने अपनी साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज भाषा को ही अपनाया। यह ब्रज भाषा रीतिकालीन कवियों की रसिकता के अनुकूल पड़ती है, मगर इस भाषा को उन कवियों ने अद्भुत परिष्कार भी किया। इस संबंध में डॉक्टर नगेंद्र का कथन उल्लेखनीय है। भाषा के प्रयोग में इन कवियों ने एक खास नाजुक मिजाजी बरती है। इनके काव्य में किसी भी ऐसे शब्दों की गुंजाइश नहीं जिसमें माधुर्य न हो अथवा जो माधुर्य गुण के अनुकूल न हो। अक्षरों के गठन में उन्होंने कभी त्रुटि नहीं की है। संगीत के तारों में इनके शब्द मानिक मोती की तरह गूंथे हुए थे। नागरिकता और मसलिनता इस काल की भाषा के मुख्य तत्व हैं। वास्तव में रीतिकाल ब्रजभाषा की चरम उन्नति का युग था। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने भी अपने इतिहास में बार बार इस तथ्य की सराहना की है। उनके विचार से इस युग की ब्रजभाषा में विशेष निखार, माधुर्य एवं प्रांजलता का समावेश हुआ है। रीतिकाल की ब्रजभाषा में इतनी प्रौढ़ता आ गई है कि भारतेंदु युग तक कवियों में एकमात्र ब्रजभाषा का ही वर्चस्व रहा। शुक्ल जी ने बिहारी, घनानंद आदि कवियों की ब्रजभाषा की बुरी बुरी प्रशंसा की है। इस तरह प्रवृत्ति के रूप में ब्रजभाषा रीतिकालीन कविता की एक प्रभाव प्रवृत्ति बन गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीतिकाल की बहुत सारी प्रवृत्तियां रही हैं और ये मुख्य प्रवृत्तियां जिसकी मैंने आज चर्चा की, आज का यह विवेचना यहीं तक हम संपन्न करते हैं। धन्यवाद।